हर पल आपके साथ। नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और हम भी इसीलिए आप कर लेकर आए हैं नया सवेरा। जी हाँ, जहां हम बात करेंगे नए भारत की, प्रेस रिपोर्ट्स की, आत्मनिर्भर होते भारत के आर्थिक विकास की भी जो झलक है वो यहाँ दिखेगी, और इसके साथ ही खेल जगत में क्या हुआ हिट और कैसे रहेगी आपकी सेहत फिट। इसके साथ साथ हम बात करेंगे टेकटॉक और नजर डालेंगे वर्ल्ड वॉच पर भी, और हर बात जो आपके दिन को बनाएगी बेहद खास। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी, मैं हूं मुकुल शर्मा। तो आइए शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री आज अंतर्राष्ट्रीय पांडुलिपि सम्मेलन में ज्ञान भारतम पोर्टल करेंगे लॉन्च। सम्मेलन का उद्देश्य भारत की अद्वितीय पांडुलिपि संपदा को पुनर्जीवित करना। सीपी राधाकृष्णन आज उपराष्ट्रपति पद की लेंगे शपथ, संभालेंगे कार्यभार। राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन करेंगे अर्पित। भारत में नियुक्त अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भारत अमेरिका को बताया रणनीतिक साझेदार। कहा दोनों देशों के बीच जल्द होगी ट्रेड डील। नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन की कवायद तेज। देर रात राष्ट्रपति और स्पीकर के बीच मौजूदा हालात पर हुई चर्चा। संविधान के दायरे में ही हल निकालने पर दिया जोर। हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में आज लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी होंगे आमने सामने। वहीं पुरुष युगल वर्ग में सात्विक चिराग की जोड़ी भी खेलेगी क्वार्टर फाइनल मुकाबला। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ज्ञान भारतम पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेंगे। पीएम मोदी ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ भी करेंगे, जो कि पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण, संरक्षण और सार्वजनिक पहुंच में तेजी लाने के लिए एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस अवसर पर पीएम मोदी वहां मौजूद जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। 13 सितंबर तक चलने वाले सम्मेलन का विषय पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत के ज्ञान धरोहर को पुनः प्राप्ति है। ज्ञान भारतम सम्मेलन पहला अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसने भारत की पांडुलिपि विरासत को संरक्षित और डिजिटलाइज करने के लिए चर्चा, विचार विमर्श और आगे का रास्ता तैयार करने के लिए देश भर के हितधारकों को आमंत्रित किया है। इसमें दुर्लभ पांडुलिपियों की एक प्रदर्शनी और पांडुलिपि संरक्षण, डिजिटलीकरण प्रौद्योगिकियों, मेटाडेटा, मानक, कानूनी संरचनाओं, सांस्कृतिक कूटनीति और प्राचीन लिपियों के अर्थ निर्धारण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विद्वानों की प्रस्तुतियां भी शामिल हैं। इसके साथ साथ ज्ञान भारतम मिशन को संरक्षण, डिजिटलीकरण, छात्रवृत्ति और वैश्विक पहुंच के संयोजन से भारत की पांडुलिपि विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए एक व्यापक ढांचे के रूप में डिजाइन किया गया है। तो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि जब हम बात करते हैं भारत एक ऐसी सांस्कृतिक धरोहर और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो पहचान बनाती हुई नजर आएगी। जिस तरह से हम विरासत को संजोने की बात करते हैं, उसको तकनीक के साथ, प्रौद्योगिकी के साथ आगे बढ़ाना, वो निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ी के लिए मुकुल बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। क्योंकि ढूंढा जाता है पांडुलिपि किसे कहा जाता है, वो शायद आज की पीढ़ी नहीं भी जानती हो, लेकिन इसके माध्यम से अब पीढ़ी भी जानती है, अब जरूर जान जाएगी पांडुलिपि होती क्या है। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही आपको बता दें, सीपी राधाकृष्णन आज उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुबह राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में शपथ दिलाएंगी। इस अवसर पर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई गणमान्य लोग जो हैं मौजूद रहेंगे। शपथ ग्रहण के बाद
सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालेंगे। बाद में सीपी राधाकृष्णन का दीनदयाल उपाध्याय पार्क, चौधरी चरण सिंह समाधि और राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने का भी कार्यक्रम है। इसके साथ ही हम अपने दर्शकों को मुकुल ये भी बताते चलें कि 67 वर्षीय राधाकृष्णन इससे पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल थे और उन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से परास्त किया है, यानी कि हराया था। कोयम्बटूर से आपको बता दें 2 बार लोकसभा सांसद रहे हैं, तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं सीपी राधाकृष्णन, जो कि आज उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। और खासतौर से संध्या फरवरी 2023 की अगर हम बात करते हैं तो झारखंड के राज्यपाल भी बने थे, यानी एक लंबा अनुभव रहा है। और इसके साथ साथ तेलंगाना के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाल चुके हैं। पुडुचेरी की अगर बात की जाए तो वहां के भी उपराज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार इन्होंने संभाला। जुलाई 2024 में महाराष्ट्र के राज्यपाल बने। किस तरह से एक राजनीतिक अनुभव रहा है सीपी राधाकृष्णन का। कोयम्बटूर से वो 2 बार लोकसभा के सांसद बने और उसके बाद लगातार उनका कद बढ़ता गया। साथ ही साथ एक अनुभवी उपराष्ट्रपति के तौर पर आज वो शपथ भी लेने वाले हैं। जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ देखना होगा क्योंकि जिस तरीके से पहले कयास लगाए जा रहे थे, कहीं ना कहीं जो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं थी वो भी तेज थी, लेकिन सबको विराम लग चुका है और आज वो उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। संध्या, बिल्कुल देखना होगा कि कितने ही उत्साह के साथ आज देशवासी भी हैं, क्योंकि आज सीपी राधाकृष्णन बतौर उपराष्ट्रपति शपथ ले रहे हैं। जी, और साथ ही अब आइए आगे भी बढ़ते हैं। आपको बता दें भारत दौरे पर आए मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम आज वाराणसी और अयोध्या की यात्रा करेंगे। बिल्कुल। और इसके साथ साथ मॉरिशस पीएम आज सुबह वाराणसी में काशी विश्वनाथ में दर्शन और पूजन भी करने वाले हैं। दोपहर बाद को डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम अयोध्या भी पहुंचेंगे और वहां भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन करेंगे। आपको बता दें मॉरिशस के प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और मॉरिशस के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रिश्तों को और मजबूत करने का काम करेगी। तो न सिर्फ श्री राम मंदिर में रामलला की आराधना करेंगे, दर्शन करेंगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री, इसके साथ साथ जिस तरीके से अगर माना जाए संध्या, क्योंकि अपने आप में ना सिर्फ वाराणसी की हम बात करें, अयोध्या की हम बात करें, तो शायद ना जाने कितने ही लोग हैं जिनकी शायद इच्छा यही रहती होगी कि इन 2 जगह दर्शन हो जाएं, तो फिर शायद कोई इच्छा ही ना रहे। हाँ, जिस तरह से मॉरिशस पर्यटन के लिए जाना जाता है, उसी तरह से अगर भारत आ पाए, रामलला के दर्शन ना करें, धार्मिक पर्यटन पर ना जाएं, तो शायद वो दौरा भी अधूरा ही रह जाएगा। और इसीलिए हम मान सकते हैं कि मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं वो रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या भी जाएंगे और वो काशी विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे। बिल्कुल। और खासतौर से अयोध्या से हमारे संवाददाता रामेंद्र और वाराणसी से हरिकेश जो हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जानेंगे उनसे किस तरीके से मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं उनका आज वो पहुंचेंगे दर्शन करने के लिए। रामेंद्र के पास पहले आइए चल लेते हैं। रामेंद्र, जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री हैं मॉरिशस के वो पहुंचेंगे और अपने आप में रामलला के दर्शन कभी हो जाएं, वो जाहिर तौर पर हर किसी के लिए एक अलग ही पल होता है, क्षण होता है। लेकिन आज जब मॉरिशस के प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे, क्योंकि जो उनकी संस्कृति है और जिस तरीके का जुड़ाव उनका भारत के साथ रहा है, तो उसी को एक बार फिर से हम कह सकते हैं उसकी बानगी यहाँ नजर आती हुई। मुकुल, देखिए भारत के लिए तो ये जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री का दौरा है वो सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और रिश्तों के साथ जुड़ाव का दौरा है। लेकिन जो राम मंदिर आएंगे, चूंकि भारत में मॉरिशस में जो 50% आबादी हिंदुओं की है, सनातन धर्मियों की, और लगभग 70% लोग भारतवंशी वहां रहते हैं, तो जाहिर है कि राम के बिना तो पूरा सनातन अधूरा है, उसको मानने वाले लोग अधूरे हैं। तो बिना राम के तो पूरा नहीं होता, क्योंकि राम ही ऐसे हैं जो पूरी दुनिया को जोड़ते हैं। और जो लोग पहले कहा करते थे कि इन मंदिरों में क्या रखा है, उनको शायद इससे महसूस होगा कि हमारे मंदिर और भगवा संस्कृति से किस तरह दुनिया के देशों से जुड़ाव हो रहा है, किस तरह हम अपनी संस्कृतियों के माध्यम से दुनिया के देशों के साथ जुड़ रहे
रहे हैं, ये बड़ी बात है। तो थोड़ा 11 बजे लगभग डॉक्टर नवीन चंद जी यहाँ आएंगे और भगवान रामलला के दर्शन करेंगे। हमें लगता है कि जो प्रसन्नता भारतवंशियों को हुई है वही मॉरिशस के प्रधानमंत्री को होगी कि 500 साल बाद किस तरीके से भव्य राम मंदिर में रामलला जी स्थापित हुए हैं। तो उनके दर्शन करने के बाद उनके मनोरथ भी पूर्ण होंगे और उनको ये लगेगा कि जिस संस्कृति से हम यहाँ से कभी छोड़ के गए थे उस संस्कृति का यहाँ पराभव नहीं हुआ है, उत्थान हो रहा है। नरेंद्र मोदी के दौर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर में, योगी के दौर में वो लगातार आगे बढ़े। तो शायद ये प्रसन्नता लेकर भी वो यहाँ से जाए। मुकुल जी, रामेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से मॉरिशस के प्रधानमंत्री लगातार वाराणसी में दौरा कर रहे हैं, कल हमने देखा द्विपक्षीय वार्ता भी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, ऐसे में आज उनका धार्मिक स्थलों पर ये जाना किस तरह से मॉरिशस में रह रहे हमारे जो लोग हैं भारतवंशी, उनको किस तरह से कनेक्ट करता है भारत के साथ? देखिए संध्या, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो प्रधानमंत्री सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हिंदू हैं, इसलिए वो जा रहे हैं। लेकिन इससे दूसरी चीज ये होती है कि जो पर्यटन है, आध्यात्मिक पर्यटन है, जो उत्तर प्रदेश और देश में तमाम अलग अलग जगहों पर है, तो मॉरिशस के लोगों को लगेगा कि हमारे प्रधानमंत्री गए, हम भी राम मंदिर का दर्शन कर सकते हैं, हम भी बाबा विश्वनाथ को प्रणाम कर सकते हैं। तो वो जो कनेक्शन है वो आने वाले समय में व्यवसायिक रूप से और सांस्कृतिक गतिविधियों के आदान प्रदान के रूप में भी बहुत अच्छा रहेगा। इससे एक चीज और संदेश जाता है कि जो रिश्ते हैं, रिश्ते सामान्य रिश्ते एक देश से होते हैं तो वो सामाजिक देशों के रिश्ते होते हैं, लेकिन हमारे जो संस्कृति के रिश्ते हैं, सांस्कृतिक रिश्ते हैं, आध्यात्मिक रिश्ते हैं, वो मजबूत होंगे। तो ये कड़ी हमेशा लंबी दूरी तक मजबूत रहेगी और ये माना जाएगा कि भारत, वैसे भी मॉरिशस को छोटा भारत कहा जाता है, भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अगर वहां शांति रखना है, वहां अपनी सुरक्षित यात्राएं रखनी है, व्यापारिक गतिविधियां रखनी है, तो उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर मॉरिशस के लोगों का रिश्ता कनेक्ट होगा तो भारत का जुड़ाव और अधिक बढ़ेगा और मॉरिशस भारत के रिश्ते मजबूत होंगे। संध्या जी बिल्कुल, रामेंद्र आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ वाराणसी से हमारे सहयोगी संवाददाता हरिकेश भी जुड़ गए हैं। हरिकेश, आपसे जानना चाहेंगे, मॉरिशस के प्रधानमंत्री आज बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन भी करने वाले हैं, पूरी वाराणसी सजी हुई है, किस तरह से ये संस्कृति को और धार्मिकता को आपस में कनेक्ट करता है मॉरिशस के प्रधानमंत्री का ये काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाना? मुकुल और संध्या, आप दोनों को काशी से हर हर महादेव, यह उद्घोष है काशी का। और रामेंद्र जैसा जिक्र कर रहे थे अयोध्या से, मैं भी सुन रहा था कि देखिए जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति पीढ़ियों को जोड़ती है। जो व्यापार है वो तो हो सकता है कि कुछ वर्ष तक चले, लेकिन जो संस्कृति है इस पर जब हम काम करते हैं तो पीढ़ियां जुड़ जाती हैं। और ये जो मॉरिशस है, इनके जो पुरखे हैं, जो पहले की पीढ़ियां रही हैं, वो भारत की ही रही हैं, भारत से ही गए हैं वो लोग। जैसा कि रामेंद्र कह रहे थे कि राम के बिना सब अधूरा है, तो उसी तरह जो यहाँ विश्वनाथ हैं वो राम के भी देव हैं, देवों के देव महादेव। भगवान राम ने भी जब अपने युद्ध की शुरुआत की या जो बड़ा कार्य करने चले तो वो बाबा विश्वनाथ महादेव की ही पूजा करके शुरू किए। तो उसी तरह से आप इसको देख सकती हैं, या ऐसा कहा भी जाता है कि जब शुरुआत करते हैं तीर्थ की तो काशी से शुरू करते हैं। और जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं नवीन चंद्र राम गुलाम जी, वो भी शुरुआत काशी से उन्होंने की है। और चूंकि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि उत्तर प्रदेश में जो मंदिर हैं, और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय में ही ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जीर्णोद्धार हुआ और भव्य और दिव्य काशी विश्वनाथ परिसर बना है। इसके अलावा अयोध्या में जो राम मंदिर है, जहां पे रामेंद्र हैं जिक्र कर रहे थे, वो भी भव्य परिसर बना है। भगवान श्री रामलला के जो है वहां पे मूर्ति स्थापित हुई है। तो जब चूंकि भारतवंशी ही रहे हैं इनके पुरखे, और नवीन रामचंद्र गुलाम जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं, उनकी भी श्रद्धा है संस्कृति में, धर्म में, जो यहाँ पे काशी में आ रहे हैं। अभी 9 बजे के करीब उनको यहाँ पे आना है काशी विश्वनाथ मंदिर में। और मैं काशी विश्वनाथ मंदिर में ही खड़ा हूँ, जैसा संध्या पूछ रही थी कि पूरे सुरक्षा के इंतजामात हैं, सड़कों पे पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं। और जब वे मॉरिशस के प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पे उतरे, उसके बाद पूरे रास्ते में जगह जगह काशीवासी उनका स्वागत कर रहे थे और पारंपरिक तरीके से नृत्य कला का प्रदर्शन कई जगहों पे किया जा रहा था, कई जगह पुष्प वर्षा की गई और हर हर महादेव का जो उद्घोष है काशी का, उसके साथ उनका स्वागत किया गया। तो अभी काशी विश्वनाथ मंदिर में वो दर्शन करने आ रहे हैं और हम लोग यहाँ पर हैं
और चूंकि मॉरिशस का जुड़ाव पीढ़ियों से भारत से रहा है तो वो काशी में वो दिखाई भी दे रहा है। यहाँ के लोग भी हर्षित हैं, उल्लासित हैं उनका स्वागत करके। बिल्कुल जाहिर तौर पर रिकेश, फिर चाहे हम गिरमिटिया समुदाय की बात करें जो कि लगातार भारत से जुड़ा रहा है, और खासतौर से नवीन चंद्र राम गुलाम जिनका जो पैतृक स्थान है वो भी यहाँ से मेरे ख्याल से ज़्यादा दूरी उसकी नहीं है। लेकिन रामेंद्र, जैसा आपने कहा, राम के बिना सब अधूरा है। फिर चाहे हम रामेंद्र की बात करें या डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम की बात करें जिनके नाम में ही राम आ रहा है, तो क्या एक अलग जुड़ाव जो है वो हम मान सकते हैं? कि एक बात और बीच में हम कनेक्ट करना भूल गए। गिरमिटिया मजदूर के रूप में गए लोग, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ना, अपनी आस्था नहीं बदली। और राम में आस्था रखने का मतलब है कि पूरी दुनिया के लिए आप काम कर रहे हो। हम पूरे विश्व बंधुत्व कुटुंबकम की भावना के साथ भारत काम करता है, और राम ने जो आदर्श प्रस्तुत किए हैं उन आदर्शों के साथ अगर राम गुलाम जी काम करते हैं तो दुनिया के बड़े नेता होंगे। हमारे देश के भी जो बड़े नेता हैं वो राम को आदर्श मान के काम करते हैं। किसी के एक जमीन नहीं लेंगे, जिसके भी राज्य हैं उनको वापस कर देंगे। माँ के साथ क्या व्यवहार हो, पिता के साथ क्या व्यवहार हो, जनता के साथ क्या व्यवहार हो, पत्नी के साथ कैसा रिश्ता हो, पूरा आदर्श आपको देते हैं। जब आप राम से जुड़ते हो तो आपको किसी जगह जाने की जरूरत नहीं होती, राम के आदर्श ही आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए जब यहाँ आएंगे और भगवान रामलला के दर्शन करेंगे तो शायद पूरा आध्यात्मिकता उनमें प्रवेश करेगी कि राम के साथ कैसे चलना है, कैसे राम के आदर्शों पर चलना है। और ये महत्वपूर्ण होगा कि दुनिया को ये दर्शन जाएगा, और जो लोग राम को जानते हैं, दुनिया के तमाम देश के लोग राम और कृष्ण के यहाँ आते हैं पूजा करने, तमाम अन्य धर्मों के लोग आते हैं जो राम को जानते हैं, उनके लिए ये महत्वपूर्ण है कि राम के आदर्शों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ें। और हमें लगता है राम गुलाम जी यहाँ से यही लेकर जाएंगे कि राम के आदर्शों को लेकर के वो आगे बढ़ेंगे, और राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है मुकुल जी। और संध्या, अगर क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण जो हम कहते हैं, क्योंकि मॉरिशस भी पर्यटन के लिहाज से और कहीं ना कहीं जैसा कि हमारे जो संवाददाता बता रहे हैं कि जो आध्यात्मिक पर्यटन है उसको भी इसके जरिए बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, और हम भी ये भी जानते हैं कि भारत सांस्कृतिक तौर पर परिपूर्ण है, संपन्न है, और हम अपने मेहमानों का स्वागत करना कभी नहीं भूलते। और ये हमारी अतिथि देवो भव की परंपरा भी है जो हम लगातार देख रहे हैं कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री 16 सितंबर तक भारत में हैं और किस तरह से वाराणसी पूरी तरह से उनके स्वागत के लिए सज धज कर तैयार है। बिल्कुल, और खासतौर से हरिकेश आपसे भी और जानकारी लेना चाहूँगा जो उनका पैतृक स्थान है डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम का, क्योंकि इस बात को लेकर पहले भी कई बार जो सवाल है पूछे गए थे क्या वो वहाँ का भी दौरा कर सकते हैं, लेकिन अब जब वो यहाँ बाबा के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं तो क्या इस दौरान माना जाए, क्योंकि एक जुड़ाव जो है काशी के साथ नज़र आता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए, अयोध्या की बात हम करें, काशी की बात हम करें, आज शायद हर कोई जानता है, जो भारत को जानता है वो काशी को जानता है। काशी को मुकुल जी, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन देखिए, ये जो द्विपक्षीय वार्ता भारत सरकार ने यहाँ पर रखी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, ये अपने आप में एक इतना बड़ा मैसेज है कि सांस्कृतिक राजधानी, देश की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है काशी को, और हमारी संस्कृति ये तो है ही, मॉरिशस की संस्कृति भी वही संस्कृति है जो हमारी है। दो पुरातन संस्कृतियों का मिलन, वो भी राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दिखाई दे रहा है। एक मैसेज भी यहाँ से जो 4 MOU साइन हुए हैं उनमें प्रधानमंत्री जब बता रहे थे हम लोगों के देश की तरफ से, तो उसमें एक आयुर्वेद हॉस्पिटल की भी बात थी। ये पद्धति जो आयुर्वेद की है वो हमारी है, हमारी संस्कृति का ही भाग है। तो आयुर्वेद को मॉरिशस में हॉस्पिटल स्थापित होगा तो ये जो हमारी संस्कृति है उसका और ज़्यादा आदान प्रदान बढ़ेगा। और इसके साथ ही जैसा आप कह रहे थे कि काशी निश्चित रूप से, अगर हम पर्यटन की बात करें तो जो ये काशी विश्वनाथ मंदिर का जब नया परिसर बना, उसके बाद जो पर्यटकों की संख्या बढ़ी, जो श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी काशी में, वो अपने आप में आप कह सकते हैं कि कई गुना जो है बढ़ गई संख्या, और पर्यटन को इससे बढ़ावा मिला। इसके अलावा प्रधानमंत्री के ही नेतृत्व में काशी तमिल संगमम का आयोजन जो है शुरू हुआ यहाँ पर। और जो काशी तमिल संगमम, चूंकि तमिलनाडु में अब ये कहा जाता है कि अब पूरे जीवन में एक बार काशी में आपको जाना ही जाना है, तो अब जो त्रिकोण बना है वो, अगर जो वो लोग आते हैं, अभी महाकुंभ बीता तो संगम, काशी और उसके बाद अयोध्या, ये एक त्रिकोण बन गया है उत्तर प्रदेश में, जो पर्यटन को किस लिहाज से बढ़ावा दे रहा है। आप इसको धार्मिक कह सकते हैं, आध्यात्मिक कह सकते हैं, क्योंकि संगम वो जगह है जहां पर केवल डुबकी लगाने के लिए, पवित्र स्नान करने के लिए
लाखों की संख्या छोड़ दीजिए, करोड़ों की संख्या में लोग महाकुंभ के समय जुटे। तो ये अपने आप में जो आध्यात्मिक हमारी शक्ति है, हमारी बिल्कुल आध्यात्मिक हरीकेश, और आज संस्कृति है, ये शक्ति उसको जो आप और देख बढ़ती सकते हुई हैं नजर आएगी कि विश्व पटल पे किस तरह। जी, जब यहाँ पर अब से कुछ देर बिल्कुल, बाद बिल्कुल, जो मुकुल, मॉरिशस के ये जो प्रधानमंत्री देखिए, हैं वो ये पहुंचेंगे जो संध्या, और इसके साथ साथ ना सिर्फ काशी बल्कि अगर हम बात करते हैं अयोध्या की भी, तो कहीं ना कहीं दोनों ही जगह अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण, और जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि एक नई ऊर्जा का संचार होता है जैसे इन दो जगहों का नाम आता है। बिल्कुल। और मुकुल, भूटान के बाद मॉरिशस के ये प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो आज अयोध्या पहुंचेंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। जी बिल्कुल। फिलहाल हरीकेश और रामेंद्र, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता बता रहे थे किस तरीके से अयोध्या की बात की जाए या काशी विश्वनाथ की हम बात करें, वहाँ पर आज मॉरिशस के प्रधानमंत्री पहुँचेंगे, दर्शन करेंगे, आराधना करेंगे। फिलहाल जो खबरें हैं उनसे और भी आपको आगे हम रूबरू कराएंगे, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जिस तरह से ब्रेक पे जाने से पहले मेरे सहयोगी मुकुल ने बताया था कि आपको खबरों से और भी रूबरू करवाएंगे, तो आइए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि नेपाल में सरकार के खिलाफ हुए विनाशकारी विद्रोह के बाद अब अंतरिम सरकार के गठन की कवायद जारी है। राजधानी काठमांडू समेत पूरे नेपाल में बिगड़े हालात को ध्यान में रखते हुए अंतरिम सरकार के जल्द गठन के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए कल राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और स्पीकर देवराज घिमिरे ने बैठक की। दोनों नेताओं ने हालिया राजनीतिक घटनाक्रम और समसामयिक मामलों पर चर्चा की और वर्तमान राजनीतिक गतिरोध जल्द समाधान पर जोर भी दिया। वहीं बैठक में राष्ट्रपति पौडेल ने कहा कि संविधान के दायरे में राजनीतिक समाधान तलाशा जाएगा और मौजूदा हालात में राष्ट्रपति और स्पीकर के बीच ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रधानमंत्री के रेस में सुशीला कार्की सहित कई नाम सुर्खियों में हैं। इस बीच सबसे अधिक संवेदनशील जिलों की अगर बात की जाए तो काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर में आज भी निषेधाज्ञा और कर्फ्यू जारी रहेगा। वहीं इसके साथ साथ देश विदेश सभी जगह से नेपाल के युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। पिछले दिनों हमने देखा कि जिस तरह से नेपाल सुलग रहा था, सेना ने कमान संभाली और अब लगातार अपील की जा रही है कि सभी शांति बहाली की ओर बढ़ें, सभी शांति बनाए रखें। हालांकि गुरुवार को हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पूरा घटनाक्रम हुआ। तो किस तरह के हालात फिलहाल बने हुए हैं इसकी जानकारी ले लेते हैं। काठमांडू से हमारी संवाददाता श्वेता फिलहाल जुड़ चुकी हैं। श्वेता, जानना चाहेंगे आपसे, लगातार हमने देखा कल का जो दिन था शांतिपूर्ण भी रहा, हालांकि कुछ एक जगह कर्फ्यू की आपने जानकारी हमें दी थी, लेकिन जब बात हम कर रहे हैं कि नेपाल में आखिर कौन कमान संभालेगा, क्या इस पर अभी कहा जा सकता है कि किस दिशा में फिलहाल कल जो बैठक हुई है वो आके पहुंची? मुकुल, देखिए 2 दिन से तो वार्ता की जा रही है। इवन कल देर रात तक सुशीला कार्की भी थी और नेपाली सेना के जो अध्यक्ष हैं अशोक राज सिकदल वो थे, राष्ट्रपति थे और फिर और भी स्कॉलर्स को कल बुलाया गया जो संवैधानिक हमारे नेपाल असेंबली के जो भी मेंबर्स हैं, कुछ वो लोग भी पहुंचे हुए थे। क्योंकि सारे नाम खुल के नहीं आ रहे हैं सिक्योरिटी रीजंस को लेकर के, क्योंकि ऐसा नहीं है कि युवाओं का गुस्सा ठंडा हुआ पड़ा है। तो वार्ताएं चल रही हैं और देखिए कोई फाइनल आउटकम नहीं आ पाया, कोई निष्कर्ष कल भी नहीं निकला है। आज इसलिए 9 बजे जैसे हम बात कर रहे हैं, 9 बजे से फिर बैठकों का सिलसिला जारी रहेगा। तो मैं एक और अपडेट दे दूं कि यहाँ पे जिस तरह से ये वार्ताएं चल रही हैं, तो कुछ समूह जो जेनजी के हैं
वो रोष व्यक्त कर रहे हैं। जब बार बार कल से देखिए जैसे थोड़ा मामला ठंडा हुआ, सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने प्रेस स्टेटमेंट और बयानबाजी करना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं ऐसे कैसे किसी का नाम ले लिया जाएगा इंटरिम गवर्नमेंट में अगुवाई करने के लिए। जो अभी वर्तमान में पार्लियामेंट है उससे हल निकाला जा सकता है। तो उस पर भी बहुत सारे जेंजी ने रोष व्यक्त किया कि ये फिर पुराने गीत गाना शुरू कर दिए हैं। तो ये बहुत सही दिशा मैं नहीं कहूंगी कि जा रहा है। अगर जेंजी के पसंद के नेता को नहीं चुना गया तो जिस तरह से गुस्सा कई समूह दिखा रहे हैं तो प्रोटेस्ट क्या रूप लेगा नहीं कहा जा सकता। मगर क्योंकि राष्ट्रपति ने बहुत संवेदनशील होते हुए बार बार वार्ताओं के बैठक वो किए जा रहे हैं ताकि एक निष्कर्ष निकल पाए जो कि जेंजी को भी खुश कर सके और देश के हित में भी हो। क्योंकि बिना किसी सॉलिड बैकग्राउंड और सपोर्ट के किसी भी अंतरिम सरकार को देश में चला पाना इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि देखिए इतने देश उतना है, एलडीसी है, डेवलपिंग कंट्री की ओर जाने के लिए 26 में इसका टारगेट था। अलग बात है जिस तरह से हालात हुए वो तो मैं कहूंगी कि कुछ साल पीछे चला गया है, उसको संभलने में टाइम लगेगा। बट अभी कोई तुरंत कहना समझदारी नहीं होगी कि अगुवाई करने में अंतरिम सरकार में कौन होगा। तो 9 बजे की बैठक जो चल रही है उसकी हम प्रतीक्षा कर लें तो हो सकता है कुछ सॉलिड इंफॉर्मेशन सामने आए। बिल्कुल श्वेता, हम जानते हैं कि नुकसान होने में वक्त नहीं लगता और संभलने में लंबा वक्त लगता है, जिसका जिक्र अभी आप कर रही हैं। इसके साथ साथ श्वेता आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर हम नेपाल की पिछली राजनीतिक पार्टियों की अगर हम बात करें या फिर जो लोग सत्ता में रहे हैं, कुछ लोग हैं जिनके इर्द गिर्द ये सत्ता घूमती रही, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि नए चेहरों के नाम भी सामने आ रहे हैं। यानी कि क्या इसका ये अंदाजा लगाया जाए कि इस बार उम्र भी मायने रखेगी? संध्या देखिए कि जितने भी, ऐसा नहीं है, मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा यहाँ पे 3 सालों का यहाँ पे रहने पे, संसद में युवा नेताओं की भी कमी नहीं है। अलग बात है आपके राष्ट्रपति का आप एज मान सकते हैं 60 प्लस है, या आपके प्रधानमंत्री का 70 होने जा रहा है, बट जो बाकी मंत्री हैं वो युवा हैं। अगर आप अपने बाकी नेपाल के मैं पड़ोसी देशों से भी कंपैरिजन करूं तो यहाँ के मंत्री में युवाओं की तादाद अच्छी खासी है। मगर ये है कि प्रधानमंत्री कभी भी बहुत युवा को बनते हुए मैंने यहाँ पर नहीं देखा है कि कोई 35 वर्षीय प्रधानमंत्री बना हुआ है। मगर जिस तरह से जेंजी मांग कर रही है और जिस तरह से चेहरे उभर के आ रहे हैं, अभी आप बालन शाह का ले लीजिए, बालेंद्र शाह जो काठमांडू के मेयर हैं, धरान के मेयर हैं। तो देखिए मैंने कोशी अगर दिशा में जाएं, पूर्वी नेपाल की तरफ जाएं तो हरक संपंग अपना बाहुल्य रखते हैं, पॉपुलैरिटी रखते हैं। अगर बागमती काठमांडू को हम देखें तो यहाँ बालेंद्र शाह पॉपुलैरिटी रखते हैं। राबी लामछाने का मधेश में अलग ही पॉपुलैरिटी है। अलग बात है वो करप्शन चार्जेस में जेल में थे, ये प्रोटेस्ट के बाद ही जी बिल्कुल श्वेता, न सिर्फ लोकप्रियता बल्कि राजनीतिक अनुभव जो है जाहिर तौर पर उसका भी ध्यान रखा जाएगा। और 9 बजे जो बैठक है देखना होगा क्या कुछ किस तरह की दिशा उसमें मिलती हुई नजर आती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वहीं आपको बताएं कि नई दिल्ली में अमेरिका के मनोनीत राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते दुनिया भर में महत्वपूर्ण रिश्तों में से एक है। सीनेट में अपनी नियुक्ति के दौरान गोर ने भारत को एक रणनीतिक साझेदार बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की भौगोलिक स्थिति, आर्थिक विकास और सैन्य क्षमताएं साझा सुरक्षा हितों को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल संध्या, हर ओर से हम कह सकते हैं सकारात्मक संकेत जो अब नजर आते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वे भारत के साथ रक्षा और सुरक्षा सहयोग को गहरा करने में कहीं ना कहीं प्राथमिकता देंगे। उन्होंने कहा कि इसमें संयुक्त सैन्य अभ्यासों का विस्तार, रक्षा प्रणालियों के विकास और सह उत्पादन को बढ़ावा देना, साथ ही महत्वपूर्ण रक्षा सौदों को पूरा करना भी शामिल है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत की 140 करोड़ की आबादी और साथ ही जो भारत के तेजी से विकास करते हुए मध्यम वर्गीय लोग हैं, वो अमेरिका के लिए AI से लेकर फार्मास्यूटिकल्स जैसे जो महत्वपूर्ण सेक्टर्स हैं उनके अनेक अवसर कहीं ना कहीं प्रदान करता है। इसलिए उम्मीदें जो हैं वो सकारात्मक नजर आती हैं। सकारात्मक होने के साथ साथ उम्मीदें अब और बढ़ती हुई भी नजर आ रही है कि किस तरह से एक बार फिर ये रिश्ते और गहरे और प्रगाढ़ होते हुए नजर आएंगे। ट्रेड डील को भी हमें नहीं भूलना चाहिए मुकुल जी। Is a strategic partner whose trajectory will shape the region and beyond.
Under President Donald Trump's strong leadership, I'm committed to advancing America's interest in this important partnership. India's geographic position, economic growth, and military capabilities make it a cornerstone of regional stability and a critical part of promoting prosperity and advancing the security interests that our nations share. I'll also work towards President Trump's ambitious goal dubbed Mission 500 to double bilateral trade to $500 billion by 2030. किस तरीके से साउथ एशिया की जब बात हो रही तो भारत की भूमिका और ज़्यादा मजबूत हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है और उसी का भी यहाँ जिक्र करते हुए नजर आए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, रुक कर लेते हैं अगली खबर का। आपको बता दें, पश्चिमी सिक्किम के यांगथांग क्षेत्र के अपर रिमरी में आधी रात को हुए भूस्खलन में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग लापता बताए गए हैं। आपको बता दें, ये भूस्खलन इतना भयावह था कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस टीम ने स्थानीय ग्रामीणों और एसएसबी जवानों के साथ मिलकर बाढ़ग्रस्त ह्यूम नदी पर पेड़ों की लकड़ियों से एक अस्थायी पुल बनाकर प्रभावित क्षेत्र से 2 घायल महिलाओं को निकालने में कामयाबी हासिल की, जो कि काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। आपको बता दें, एसपी गेंजिंग शेरिंग शेरपा के अनुसार सफल निकासी और उन्हें तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाने के बावजूद इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला की हालत गंभीर बनी हुई है और 3 लोग अभी भी लापता बताए गए हैं। और वही चुनाव आयोग देश भर में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के लिए पूरी तरह से तैयार है और इसके लिए एसीआई ने भ्रामक खबरों पर लगाम कसने की कवायद भी अब तेज कर दी है। जी हाँ, यानी अगर बात की जाए, पुख्ता जानकारी आपको होनी चाहिए और इसी कड़ी में एसीआई ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ काम करने वाले अपने मीडिया अधिकारियों के लिए आज कार्यशाला का आयोजन ये करेगा। इस 1 दिवसीय कार्यशाला का उद्देश्य इस बात पर जोर देना है कि भारत में चुनाव संविधान के अनुसार होते हैं। मीडिया अधिकारियों के लिए कानूनी, तथ्यात्मक और नियम आधारित सूचनाओं को समय पर और समन्वित तरीके से संप्रेषित करना आवश्यक है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि मतदाताओं और अन्य हितधारकों को समय पर सत्यापित और प्रमाणिक जानकारी मिले और वे गलत जानकारी से गुमराह ना हो। इसमें उन्हें एसआईआर की संवेदनशीलता के साथ ही इसकी पूरी प्रक्रिया, इसमें आने वाली चुनौतियों और उठने वाले सवालों से रूबरू कराया जाएगा। और वहीं आयोग देश भर में एसआईआर की प्रक्रिया अगले माह से शुरू भी कर सकता है। और साथ ही रुक कर लेते हैं अगली खबर का। आपको बता दें, दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों से संबंधित कथित साजिश से जुड़े मामले में आज सुप्रीम कोर्ट उमर खालिद, शर्जिल इमाम और गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इन जमानत याचिकाओं की सुनवाई न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ कर सकती है, जबकि मीरान हैदर की जमानत याचिका पर सीजेआई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच सुनवाई करेगी। इन सभी ने दिल्ली हाई कोर्ट के 2 सितंबर के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। तो मुकुल, नया सवेरा का सफर हम लगातार आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। जी बिल्कुल, छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे उन समाचार पत्रों की भी जिनमें आज कुछ खास खबरें आपके लिए हैं। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। वाह यार, क्या सही हो आप। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH।
तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत नया सवेरा में। और जैसा हमने आपसे वादा किया था, बात कर लेते हैं प्रेस रिपोर्ट में आज के समाचार पत्रों में आपके लिए क्या कुछ खास खबर छपी हुई है। बिल्कुल मुकुल, तो अपने दर्शकों को हम बता दें कि आज के अखबार की अगर बात करें तो जनसत्ता के पहले पेज पर जो खबर प्रकाशित है उससे रूबरू करा देते हैं अपने दर्शकों को। दरअसल ये खबर है अमेरिका संग शीर्ष संबंधों से जुड़ी हुई। अमेरिका संग शीर्ष संबंधों वाले देशों में है भारत। ये बात ट्रंप के बाद अब रूबियो ने भी कही है। दरअसल उन्होंने कहा है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के अनुसार कि आज भारत अमेरिका के दुनिया में शीर्ष संबंधों वाले देशों में से एक है और अमेरिका भारत के साथ इस संबंध में असाधारण बदलाव के दौर से गुजर रहा है। साथ ही साथ उन्होंने 21वीं सदी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में कहानी हिंद प्रशांत क्षेत्र में लिखी जाएगी। वास्तव में ये इतना महत्वपूर्ण है कि हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र की सामरिक कमान का नाम बदल दिया है और भारत इसके केंद्र में है। काफी महत्वपूर्ण ये खबर। बिल्कुल, तो भारत देखिए किस तरीके से केंद्र में है, इसकी बान की लगातार नजर आती है। और भारत की जब हम बात कर रहे हैं तो संध्या यहाँ पर एक अच्छी खबर जो कि दैनिक जागरण ने जिसको प्रकाशित किया है वो है जीएसटी को लेकर। जिस तरीके से जो जीएसटी दरें कम की गई हैं, माना जा रहा है कि अब त्योहारी सीजन जब शुरू होगा तो इस दौरान करीब 20% का उछाल जो है वो बिक्री में नजर आ सकता है, यानी जो सेल है वो बढ़ सकती है। और ये इसका जो सीधा असर है, ना सिर्फ हम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की बात करें, क्योंकि त्योहारी सीजन पे हम ज़्यादातर देखते हैं कि घरों तक इसकी जो पहुंच है बढ़ जाती है। करीब ऐसे 400 उत्पाद हैं, आइटम थे जिनकी जीएसटी दर जो है जिसमें कटौती की गई है, ना सिर्फ 5% बल्कि कई को शून्य भी कर दिया गया है। तो उसका सीधा असर त्योहारी सीजन में अब नज़र आ सकता है। जो बिक्री है वो बढ़ सकती है, क्योंकि जब हम खासतौर से यहाँ व्हीकल्स की बात करते हैं, एडवांस बुकिंग जो है उनकी वो होने लगी है। रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो सस्ती हुई हैं। किसानों के लिए भी अगर बात की जाए तो जो ट्रैक्टर्स थे वो हमने देखा उसके दाम ज़ाहिर तौर पर कम हुए हैं। तो ये कुल मिलाकर माना जा रहा है करीब 20% से ज़्यादा का उछाल जो है त्योहारी सीजन में आ सकता है जब बिक्री की अगर बात की जाए। संध्या बिल्कुल, और इसके अलावा अगर हम अगली महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो ये खबर है इतिहास से जुड़ी हुई। जी हाँ, कल भारतीय रेलवे नया इतिहास रचने वाला है और ये इसलिए क्योंकि मिजोरम से पहली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन की कल से शुरुआत होने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे हरी झंडी दिखाएंगे। अगर इसकी खासियत की हम बात करें तो 13 सितंबर को जो मिजोरम से दिल्ली के लिए पहली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन को प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाने वाले हैं। ये ट्रेन सैरांग स्टेशन को दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से जोड़ने वाली है और इसकी नियमित साप्ताहिक सेवा 19 सितंबर से शुरू हो जाएगी। आपको इसके साथ ये भी बता दें कि कठिन और तमाम चुनौतियों को पार करते हुए इस प्रोजेक्ट को पूरा किया गया है, यानी कि कनेक्टिविटी पर किस तरह से जोर दिया जा रहा है लगातार, कैसे आप लोगों को एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक रेल के माध्यम से जोड़ सकते हैं, उस पर लगातार केंद्र सरकार काम कर रही है और उसी की ये बानगी कल रेलवे के माध्यम से जो इतिहास रचता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल संध्या, और ना सिर्फ रेलवे की कनेक्टिविटी, हम कह सकते हैं जिस तरह का नेटवर्क जो है दुरुस्त हुआ है, उसके साथ साथ जो हमारी अगली खबर है वो भी दिल्ली की जो कनेक्टिविटी है कैसे बेहतर हो रही है, जो उसके आसपास के राज्यों से संबंधित है। दरअसल अगर बात की जाए मेट्रो नेटवर्क की, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कैसे आज पूरे देश में मेट्रो का नेटवर्क बढ़ रहा है, इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो अब यशोभूमि से लेकर इफ्को चौक तक जो मेट्रो स्टेशन है उसका खाका तैयार किया जा चुका है। करीब 11 किलोमीटर लंबा ये पूरा स्ट्रेच है जिसमें अलग अलग स्टेशन जो है वो निर्धारित किए जाएंगे। इसके ज़रिए ना सिर्फ जो समय है उसकी तो बचत होगी ही, बल्कि एक बेहतर नेटवर्क जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। खासतौर से अब अगर बात की जाए यशोभूमि से लेके जब हम बात कर रहे हैं गाँव की, तो लाखों लोग हैं जिनको आना जाना करना होता है, जिनको सफ़र करना होता है। अब ऐसे में उनको एक सीधी जो हम कह सकते हैं सेवा वो मिलने शुरू हो सकती है। फिलहाल इस जो प्लान है वो तैयार हो चुका है, डीएमआरसी जो है इसकी तैयारी कर चुका है, लेकिन स्टेशन कौन कौन से होंगे इसका अप्रूवल बाद में मिलेगा। फिलहाल और भी कुछ अगर देखा जाए इसमें कई इस तरह के पेज थे, कई तरह की चुनौतियां थी जिनको पार पाकर प्लान तो तैयार हो चुका है, लेकिन 11 किलोमीटर लंबे इस पूरे स्ट्रेच में कितने स्टेशन बनेंगे और कितनी सहूलियत लोगों को मिली होगी ये जाहिर तौर पर देखना होगा। तो मुकुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सरकार सड़कों का जाल बुनते जा रही है, उसी तरह से रेलवे कनेक्टिविटी पर भी पूरी तरह से जोर है। किस तरह से आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं वो भी सरकार लगातार उस पर जोर देकर आगे बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, तो हर तरीके से हम कह सकते हैं कि कैसे लगातार जो विकास है वो रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आता है। और नया सवेरा में भी थोड़ी सी रफ्तार हम पकड़ लेते हैं, दुनिया भर की जो कुछ खास खबरें हैं वो जल्दी से अपने दर्शकों को दिखा देते हैं।
तो ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को साल 2022 में चुनावी हार के बावजूद सत्ता में बने रहने के लिए तख्ता पलट की कोशिश का दोषी ठहराया गया है। कोर्ट ने बोल्सोनारो को 27 साल और 3 महीने की जेल की सजा सुनाई है। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने कोलंबो साउथ क्षेत्र में स्थित अपने सरकारी आवास को खाली कर दिया है। पूर्व राष्ट्रपतियों को आजीवन आवास और भत्ते देने वाले कानून को निरस्त किए जाने के बाद उन्होंने आवास खाली किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पोलैंड के हवाई क्षेत्र में रूस द्वारा कथित ड्रोन घुसपैठ के मुद्दे पर चर्चा करेगी। पोलिश राष्ट्रपति ने इसे रूस की ओर से वॉर्सो और नाटो की प्रतिक्रिया को चेक करने का एक तरीका करार दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोर्स्की से बात की। एक्स पर डॉक्टर जयशंकर ने लिखा कि पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोर्स्की से बात की। उन्होंने पोलैंड की सुरक्षा से जुड़े हालिया घटनाक्रमों पर अपनी चिंता व्यक्त की और इस बात पर जोर दिया कि भारत शत्रुता को शीघ्र समाप्त करने और यूक्रेन संघर्ष के स्थायी समाधान का पक्षधर है। बांग्लादेश के ढाका विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में इस्लामी छात्र संगठन ICS ने बड़ी जीत हासिल की है। इन चुनावों के नतीजे सिर्फ विश्वविद्यालय तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि इसका असर पूरे देश की राजनीति पर भी पड़ेगा। अमेरिका के टेक्सास में हुई भारतीय मूल के चंद्र नागमलैया की मौत पर ह्यूस्टन स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने शोक व्यक्त किया। एक्सपोस्ट में महावाणिज्य दूतावास ने लिखा कि ह्यूस्टन स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास भारतीय नागरिक चंद्र नागमलैया की दुखद मृत्यु पर उन्होंने शोक जताया। और आइए अब जल्दी से संध्या यहाँ नजर डाल लेते हैं कारोबार जगत की कुछ और खबरों पर, जान लेते हैं बिजनेस ब्रीफ में क्या है खास। अगस्त में हुए यूपीआई नियमों में बदलाव के बाद एनपीसीआई डिजिटल पेमेंट्स को और आसान बना रहा है। अब पर्सन टू पर्सन मर्चेंट यानी P2M ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़ाई जा रही है। 15 सितंबर 2025 से आप 2 लाख की जगह 5 लाख रुपए प्रति ट्रांजैक्शन और 24 घंटे में 10 लाख रुपए तक पेमेंट कर सकेंगे। महाराष्ट्र के पालघर जिले में बन रहा वधावन बंदरगाह चालू होने के बाद दुनिया के टॉप 10 बंदरगाहों में शामिल होगा। इसका पहला चरण साल 2028 तक तैयार हो जाएगा। यहां मल्टी मॉडल कार्गो हैंडलिंग की सुविधा मिलेगी और इसके साथ साथ महाराष्ट्र के मत्स्य पालन और बंदरगाह मंत्री नीतीश राणे ने यह भी कहा है कि ये प्रोजेक्ट देश को आर्थिक ताकत बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। इसे 76,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। और साथ ही भारतीय शेयर बाजार के आज तेजी के साथ खुलने की उम्मीद है। ग्लोबल मार्केट से मिले अच्छे संकेत और अगले हफ्ते अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों ने निवेशकों का मनोबल बढ़ाया है। जीएसटी दर में कटौती से जहां देश के वाहन क्षेत्र में खुशी की लहर है, तो वहीं देश की सबसे बड़ी कार विनिर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया को उम्मीद है कि साल 2026-27 तक वाहन बिक्री 7% की ऐतिहासिक वृद्धि दर पर आ जाएगी। छोटी कार श्रेणी में लगभग 10% की वृद्धि का अनुमान, जिसमें मारुति अग्रणी है। डीलर्स के पास पूछताछ में पहले ही 15% तक का इजाफा हो चुका है। भारत की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता बढ़कर 251.5 गीगावाट हो गई है, जो 2030 तक देश के रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट 500 गीगावाट से आधे से अधिक है। केंद्रीय न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत 2028 तक स्वदेशी और सौर सेल विनिर्माण के लक्ष्य के साथ एक पूर्ण स्वदेशी सौर वैल्यू चेन के निर्माण की दिशा में दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रहा है। तो मुकुल, इसके साथ ही अब खेल जगत की दुनिया में भी लिए चलते हैं हम अपने दर्शकों को और बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स ट्रैक में खेल से जुड़ी खबरों की। हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत के 2 खिलाड़ी लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी आमने सामने होंगे। प्री क्वार्टर फाइनल में भारत के आयुष शेट्टी ने बड़ा उलटफेर करते हुए दुनिया के पूर्व नंबर 2 खिलाड़ी जापान के कोडाई नार्को को मात दी। लक्ष्य सेन ने प्री क्वार्टर फाइनल में भारत के ही एक अन्य खिलाड़ी एच.एस. प्रणॉय को मात दी। लक्ष्य ने प्रणॉय के खिलाफ मैच 15-21, 21-18, 21-10 से अपने नाम किया। भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी आज हांगकांग ओपन में पुरुष युगल वर्ग का क्वार्टर फाइनल खेलने उतरेगी।
सात्विक चिराग की 8वीं वरीयता प्राप्त जोड़ी का सामना जुनैदी आरिफ और रॉय किंग येप की मलेशियाई जोड़ी से होगा। और 2 बार की एशियाई चैंपियन पूजा रानी और जास्मिन लंबोरिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लिवरपूल में जारी विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के 2 और पदक सुनिश्चित कर दिए हैं। इससे पहले नूपुर ने भारत के लिए पहला पदक पक्का किया था। वहीं डेविस कप में भारत और स्विट्जरलैंड के बीच मुकाबला आज से शुरू होगा। डेविस कप विश्व ग्रुप का एक ही मुकाबला स्विट्जरलैंड के शहर वील में खेला जाएगा। 2 बार के ओलंपियन सुमित नागल भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। और खासतौर से स्पोर्ट्स की हमने यहाँ पे क्योंकि बात कर ली, तो उसके साथ साथ स्पोर्ट्स में ये माना जाता है कि आपकी फिटनेस जो है वो काफ़ी बेहतर उसके जरिए रहती है। तो आइए नजर डाल लेते हैं फिटनेस मंत्रा पर भी, किस तरीके से जो आपका स्वास्थ्य है, अगर आप फिट रहते हैं, आपकी सेहत फिट रहती है, क्योंकि इस मौसम में खासतौर से देखा जाता है कि संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। और बरसात का जब मौसम रहता है तो अलग अलग बीमारियां जो हैं उनकी संभावना रहती है। लेकिन ऐसे में पेट से जुड़ा संक्रमण इस समय अधिक रूप में देखा जाता है, जो कि ज़्यादा प्रभावित करता है। विशेष रूप से बच्चों में दस्त होने की अधिक संभावना रहती है। आइए जानते हैं कि इस स्थिति में क्या करना चाहिए और कौन सी सावधानियाँ रखकर बच्चों को इस समस्या से बचाना चाहिए। डायरिया यानी दस्त एक आम समस्या है। डायरिया सामान्य तौर पर बैक्टीरिया या वायरस के कारण होता है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में डायरिया कुपोषण का प्रमुख कारण माना जाता है। सबसे ज्यादा होने वाली बीमारियों में दस्त या डायरिया, पीलिया या जॉन्डिस, फूड पॉइजनिंग या अगेन दस्त ही होते हैं, उसमें दस्त और उल्टी, ये बहुत कॉमन है। उसके अलावा डिहाइड्रेशन, जिसको ज्यादा डायरिया की वजह से या ज्यादा वॉमिटिंग की वजह से बच्चों को पानी की कमी हो सकती है। बच्चों में दस्त होने पर उसका सही प्रबंधन होना चाहिए। दस्त होने पर बच्चे को जीवन रक्षक घोल ORS पिलाते रहना चाहिए। हर दस्त के बाद ORS देना आवश्यक है। पर्याप्त मात्रा में तरल देने चाहिए। नींबू पानी में नमक और चीनी मिलाकर पिलाया जा सकता है। लस्सी, छाछ या नारियल पानी भी दिया जा सकता है। बच्चों में पानी की कमी होने पे आमतौर पे सबसे पहले जो चीज होती है वो चिड़चिड़ापन और बहुत प्यास लगना होता है। तो बच्चा चिड़चिड़ा होगा, रोएगा ज्यादा और बार बार पानी मांगेगा। अगर इससे ज्यादा पानी की कमी हो गई तो बच्चा सुस्त हो सकता है, जो कि इनफैक्ट और ज्यादा गंभीर समस्या है। उसके अलावा मदर जो ध्यान दे सकती हैं कि बच्चा कितनी बार पेशाब करने के लिए जा रहा है। पेशाब की मात्रा अगर कम हो जाती है या पेशाब बहुत थिक गाढ़ा हो रहा होता है या बहुत डार्क कलर का हो रहा होता है तो ये गंभीर बात है। उसके अलावा अगर दस्त हो रही है उस दौरान हमको ये देखना होता है कि स्टूल वॉल्यूम या दस्त में नुकसान कितना हो रहा है और भरपाई भी पानी की उसी मात्रा में करनी होती है। भरपाई के लिए जो आइडियल सॉल्यूशन होता है वो ORS होता है, या जीवन रक्षक घोल भी जिसे हम जानते हैं। तो ORS जनरली अगर बच्चे को दस्त जब से शुरू हुई है तब से अगर मदर उसका रिप्लेसमेंट शुरू कर देते हैं तो बच्चे को डिहाइड्रेशन होने नहीं पाते। फ्रीक्वेंट फीडिंग, अगर छोटा बच्चा है तो उसको बार बार खाने के लिए भी देना है, क्योंकि उसको सोल्यूट्स और पानी दोनों का नुकसान हो रहा है। स्वच्छता का पालन करना और सावधानी बनाए रखना ऐसे प्रभावशाली विकल्प हैं जिससे डायरिया से बचाव किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। और सेहत मंत्र जानने के बाद अब बात मौसम की कर लेते हैं और आपको बताते हैं क्या है आज का अधिकतम और न्यूनतम तापमान।
तो जाना आपने मौसम का हाल भी कैसा रहेगा, और संध्या पिछले 1 घंटे के दौरान हमने तमाम जो खबरें हैं उनसे अपने दर्शकों को भी रूबरू कराया, लेकिन अब फिलहाल नया सवेरा में वक्त आ चुका है आपसे विदा लेने का। और जैसे कि मुकुल हमारी रवायत है कि जाने से पहले हम अपने दर्शकों को छोड़े जाते हैं कुछ झलकियों के साथ, तो आज हम लेकर के आए हैं यूपी के खुर्जा में हाल ही में जो खुले देश के पहले अनोखे दुनिया पार्क की सुंदर तस्वीरों को। ये अपने दर्शकों को दिखाएंगे। यहाँ घर के कबाड़ से बनी आकृति आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। तो आप लीजिए इन दृश्यों का, इन झलकियों का आनंद, और मुझे, मेरे सहयोगी मुकुल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ।